हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सभी। मैं वीके सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ज़ोरावर क्लासेस में। तो बच्चा लोग, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो अब रूटीन से शुरू हो गई हैं, ठीक है। और आपने अपना जो टाइम टेबल है वो आपने टेलीग्राम पर देख लिया होगा। आई होप सभी ने देख लिया होगा। और ये जो क्लासेस हैं आपकी, ये 9 to 9 ही चलेंगी डेली। तो जैसे कि आपको बता ही दिया है, ठीक है, पूरा शेड्यूल आपको समझा दिया है। तो आई होप आप इसको ध्यान से देखेंगे और हर एक क्लास में आप लाइव क्लास में आकर अपनी प्रेजेंट शो करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी जो प्रेजेंट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार करके वीडियो बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ बच्चे बिल्कुल नीरसता से ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर बाद में देखते हैं। कुछ बच्चों को समझ में आता है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं कि जो कि जॉब भी करते हैं या फिर घर में हाउस जो है, हमारी वाइफ जो गृहिणी है वो काम करती हैं, तो उनका समझ में आता है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ना तो इनमें से कुछ और कह रहे हैं, पर जो हमारे देश का युवा है वो क्या करेगा, सुबह उठेगा और अपना 1 से 1.5 GB का जो डेटा है वो सोचेगा कि आज ये किस तरह से मैं इसको ख़त्म करूं, ठीक है। तो लगभग हमारे जो देश के युवा हैं, आज के समय को देखा जाए तो लगभग इसे में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। बट आप उनमें से उस पंक्ति में ना खड़े हों, आप उनसे अलग बने, ठीक है। अलग बने, अपना रास्ता चुने और अपने रास्ते पर आगे निरंतर बढ़ते रहें, ठीक है। निरंतर बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको ज़ोरावर क्लासेस की जितनी भी क्लासेस हो रही हैं 9 to 9, वो बस आपको फॉलो करनी है, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आपको क्या कर लेना है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, ठीक है, ताकि आपको PRT, TGT और PGT के फर्स्ट पेपर और इसका फुल पेपर के लिए आपको क्या करें, नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको किसकी नोटिफिकेशन, यूट्यूब की नोटिफिकेशन। क्योंकि क्या होता है, जो यूट्यूब है वो सभी को नोटिफिकेशन नहीं भेजता, इसलिए हम आपको अपनी तरफ से भेज देते हैं। तो आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी और आप समझ चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कुछ मिक्स क्वेश्चन रहेंगे हमारे आज की क्लास में। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, किस समास का शब्द पंचवटी है। जी, पंचवटी, ठीक है, कहाँ है, दिगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्यय समास। तो देखेंगे पंचवटी है, इसमें जो पंच है, पंच मतलब क्या होता है, 5, ठीक है। 5 मतलब इक्वल्स टू 5। तो 5 वट हैं, वट के मतलब वृक्ष के पेड़ हैं, 1 2 3 4 5, उस जगह को पंचवटी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर कुटिया बनाई थी, ठीक है, कुटिया बनाई थी रामायण में, क्लियर। तो पंचवटी है। अब पंचवटी का जो शब्द है, पहला जो शब्द आपको दिखाई दिया, पहला क्या शब्द है, 5, यानी कि क्या है, ये नंबर है। तो नंबर किस में आता है, दिगु में, तत्पुरुष में, द्वंद्व में या अव्यय में। तो देखिए, जब जैसे ही आपको किसी भी शब्द में, चाहे वो त्रिशला हो, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे वो द्वितीय हो, चाहे वो चतुरानन हो, ठीक है, चाहे वो पंचवटी तो हो गया, चाहे वो पंचानन हो, ठीक है, जब भी आपको सप्तऋषि हो, ठीक है, नवमी हो, दशमी हो, दशानन हो, क्लियर। तो जो भी 1 से लेके और जो भी 10 के नंबर अगर आपको, या जो भी है ना, 1 से नहीं, मतलब माफ कीजिएगा, जो भी गणित के जो भी नंबर आपको यदि आपको दिखाई देते हैं उस पर्टिकुलर शब्द के अंदर, तो वो आपके सीधे सीधे क्या बन जाते हैं, द्विगु समास बन जाते हैं। ये इसको थोड़ा सा रट ले, लिख लें, कुछ भी कर लें, पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जैसे आपको लोग देखेंगे कि आप में किसी भी तरह का 11 है, 11 समझते हैं, ठीक है, महीने में जो हमारे जो एक बार आती है 11, ठीक है, तो वो 11 है, तो यानी कि 11 क्या है, वो भी हमारा द्विगु समास का उदाहरण है। क्लियर होगी बात। और तत्पुरुष और द्वंद्व तो आपको कई बार बता दिया, आप देख लेना, ठीक है। जो बच्चे नए जुड़ों को देख लेना कि अव्यय में पहला पद समा प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों ही होते हैं, तत्पुरुष में दूसरा होता है, ठीक है। इसकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी द ज़ोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन में, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगला बढ़ते हैं 32 नंबर पे। क्या कह रहा है, काली घटा का घमंड घटा उपरोक्त पंक्ति है, किसकी है, रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा। जी, यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर उपमा उत्प्रेक्षा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ की उपमान की उपमेय नहीं कही है, किसी के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर एक शब्द है
जो कि 2 बार आया है, क्या है? घटा और घटा। एक घटा तो है यानी कि कोई चीज रिड्यूस हुई है, ठीक है, और एक है क्या है, यहाँ पे मौसम यानी कि क्या बोलेंगे, वेदर, ठीक है। तो 2 चीजें हैं, ठीक है। तो घमंड घटा हो गया रिड्यूस, और वेदर हो गया ये काली घटा। तो जब इस तरह की चीजें आती हैं यानी कि क्या, जब एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों के अलग अलग शब्द हों, ठीक है, तो वो बिल्कुल आपको एकदम तुरंत आंसर को पकड़ के और टिक कर देना है और जल्दी से गोला भर देना है। क्या? यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ होता है जब एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हो। क्लियर की बात? अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है? आधी आधी चीजों को साथ रखना, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, सुमेल चीजों को बटोरना, आधी आधी चीजों को मिलाकर एक करना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर यानी कि 2 अलग अलग तरह के पक्षी, तीतर भी है और बटेर भी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता। क्लियर? ऐसा तो नहीं कह सकते ना मैं कि घोड़ा और गधा, ठीक है, तो ये तो अलग अलग हो गए दोनों ही, और जब उनका मेल बनेगा तो क्या बन जाएगा? खच्चर बन जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे हमारा क्या हो गया? बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, ठीक है। क्लियर? यही हमारा इसका सही उत्तर है। तो घोड़ा और गधे का आपने भी उत्तर देखा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं, खच्चर बनता है उनके मेल से। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में न अवपन पा होता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ये वाले शब्द आए, अक्षर आए, तो क्या बन जाएगा? जी, भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। जल्दीबाजी में उत्तर ना दे बच्चों। सभी तो बिल्कुल नहीं बनेगा, और नपुंसकलिंग नहीं बनेगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कंफ्यूजन रहेगी। तो देखिए, अगर मान लीजिए इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने आपको बनाया बचपन, ठीक है, ठीक है, और ये आगे बचपन, और हाँ ये रहा पा, बूढ़ा पा, ठीक है। तो बुढ़ापा, जी, कड़वाहट, सॉरी कड़वाहट नहीं, अब वाला शब्द कोई बताइए। तो जब इस तरह के आएंगे, तो जब आप उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो आप ये पाते हैं कि यहाँ पर स्त्रीलिंग वाली फीलिंग नहीं आएगी। बुढ़ापा आता है, बचपन बीतता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो हमारी क्या हो जाएंगे? ये पुल्लिंग होते हैं। अगला चले, प्रश्न नंबर 35, नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो नियत और नियत, अब देखिए आपको पता होगा कि नियत खराब हो गई किसी चीज को खाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को रखने के लिए, ठीक है, और नियत, ठीक है, और नियत, तो केवल और केवल किसका फर्क है? मात्रा का फर्क है, छोटी और बड़ी का। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर हो जाता है, जैसे कहते हैं कि विद्यालय में सभी क्लासेस नियत समय पर लगेंगी, ठीक है। तो नियत मतलब फिक्स्ड हो गया। क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे, और नियत क्या हो गया? आपकी इरादा। तो देखिए फिर तो कैसे बनेगा हमारा ये फिक्स के लिए क्या जाएगा? निश्चित। और नियत क्या हो गई? हमारा इरादा। क्लियर होगी बात? तो दोनों में से कोई एक भी शब्द अगर पकड़ में आए तो उसको आप तुरंत उत्तर कर पाते हैं। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 पे। शब्द युग्म प्रियंत और प्रियक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। प्रियंत और प्रियक, प्रियक
जी बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर 36 का। ठीक है, आपने शब्द देखा होगा कि जो लर्निंग है वो कैसे चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। तो जीवन पर्यंत मतलब जीवन तक, जब तक जीवन रहेगा तब तक। ठीक है, जीवन पर्यंत। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो ये तक वाला शब्द है कहाँ पे मिला हमको, इधर मिला तक। और पर्यक क्या हो गया इसमें, पर्यक हो गया आपका पलंग जिस पर आप सोते हैं बैठते हैं। ठीक है, अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 सिंपल सा है, हर काम को देर से करने वाला, कि जो काम करते हैं वो देर से करने वाला है। ठीक है, तो यानी कि इसको क्या बोलेंगे, जो देर से काम कर रहा होगा उसे क्या बोलेंगे, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी और दीर्घसूत्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, आई होप अगर आप इसको आज ध्यान से सुन लें तो आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं कि हर काम को देर से करने वाला। ठीक है, विलंबी वाला हर नहीं होगा ना। देखिए ये शब्द तो दोनों गलत हैं ना, वैसे ही गलत है ये हिंदी की दृष्टि से। तो विलंबी बताता हूँ, विलंबी आप डेली नहीं होते, ठीक है ना, कभी कभी। क्लियर, पर कह रहा है हर काम को देर से करने वाला, तो क्या देगा, दीर्घ सूत्री। ये इसका करेक्ट आंसर है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो हर काम को देर से ही करता है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38। मारुत का पर्यायवाची शब्द क्या है, हनुमान, पूजना, समीर या आरत। जी बताइए। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुनियो मेरी पुकार। याद आया? ठीक है, बट हो सकता है कि याद तो आया बट थोड़ा सा गलत हो जाए, क्योंकि वो क्या है, मारुति नंदन, मारुति नंदन। ठीक है, तो यहां पर जो बात की गई मारुति नंदन, यानी कि जो हनुमान जी के पिता। ठीक है, हनुमान जी के पिता, उनको बोला गया मारुति नंदन। मारुति और जो नंदन है वो हनुमान जी बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे मारुत को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं। मारुत का सही आंसर क्या है, समीर। ठीक है, समीर, हवा का झोंका। ठीक है, अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। अच्छा, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को अगर छोड़ दें तो किस में कौन सा चिन्ह इस्तेमाल होता है? जी बताइए। अर्धविराम, उद्धरण और विवरण, इनके अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर इनके जो चिन्ह है, पूर्ण विराम कैसा होगा, ये। अर्धविराम कैसा होगा, ये। उद्धरण कैसा होगा, ये। विवरण कैसा होगा, ये। ठीक, तो ये सब आपके अलग अलग। अब देखिए, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में लगता है। कौन सा लगता है? वाक्यों के अंत में लगेगा। तो अंत में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ये लगेगा? नहीं लगेगा। ये लगेगा? नहीं लगेगा। अंत में लगेगा तो यही लगेगा। क्या लगेगा? पूर्ण विराम, जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 40 पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? बताइए, किसके अंदर उपसर्ग का लोप है? प्रश्न नंबर 40, उपसर्ग नहीं है उसमें। ठीक है, तो यदि आपको शब्दों में से उपसर्ग निकालने आए, ठीक है, यानी कि आप ये बात ही ध्यान सुनिए कि हर एक शब्द के अंदर उपसर्ग या प्रत्यय नहीं होते बच्चों। आप अगर हर एक में से निकालेंगे तो उसका आप जो शब्द का क्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे, है ना। तो इसीलिए ज़्यादा हर एक शब्द का भी आप नहीं निकालें, जो बनते हैं उन्हीं का बनता है। जैसे कि ये देखिए, ये बनेगा, क्या बनेगा इसका, सम प्लस योग, और ये आपका वी प्लस देश, और अत्याधिक का पेपर में आता है क्या है, अति, और ये है हमारा
कुछ नहीं है ये तो। क्लियर, तो यही हमारा आंसर है ना। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अभी देखिए जल्दीबाजी में हम इसका भी निकाल ही देते। तो ये जो सुरेश है, ठीक है, इसमें हमारा किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है और यही हमारा आंसर है। अगला बढ़े प्रश्न नंबर 41 पे। कह रहे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। जी बताइए, आप यहां देख रहे होंगे त त त त त। क्लियर, 5 बार आगे कम से कम। तो जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार 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 हो रही हो तो सिंपल से, बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल कुछ नहीं देखना है, ये तो एकदम रट लीजिए क्या है वो, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, क्या है वो, अनुप्रास अलंकार है। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम बेचिंत होकर आप सीधा अनुप्रास अलंकार पे गोला भर के आगे बढ़ सकते हैं। अगला बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित शब्दों में से किसका एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? किसका नहीं है बताइए। चाचा का बन जाएगा चाची, बहन का बन जाएगा भाई, कोयल का क्या बनेगा, भैंस का क्या बन जाएगा, भैंसा बन जाएगा क्या? हाँ सही तो है, भैंसा। तो कोयल का नहीं बनेगा, कोयल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक, परेशानी? देखिए जैसी परेशानी हो आप उसको अपने व्यवहार में ले आइए, उस प्रश्न को आप ही स्वयं उसका उत्तर निकाल देंगे। आपको अपने एग्जाम रूम में इधर से उधर देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो कोई आपको जानता भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत कम होता है कि 2 मित्र या 2 कोई भाई या, ठीक है, उनका एक जगह सेंटर पड़ जाए। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? जी बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। हास, परिहास, व्यंग्य, उपहास। जी जी बताइए। हास, परिहास, व्यंग्य और उपहास। देखिए जैसे ही आपको पता चला कि जिसमें आपका जब कोई ऐसी हंसी हंस रहा है जिसमें आपकी जो है वो अपमान का भाव हो रहा है, क्लियर, आपका अपमान का भाव हो रहा है, क्लियर, तो वो कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आपको वो सीन याद होगा, क्या बोलते हैं, महाभारत का। ठीक है, जब युधिष्ठिर बुलाते हैं दुर्योधन को कि भाई आजा, थोड़ा हमारे घर वर देख ले, हमने नया घर बनाया है, जरा आके देख ले एक बार कैसा बनाया है। तो वो आते हैं, दुर्योधन जी देख रहे हैं पूरे महल को, वो चौंक रहे हैं, बाबा ये क्या है, वो क्या है, कहीं आग जल रही है, कहीं पानी बरस रहा है। तो एक जगह क्या होता है, एक जगह पानी पर बहुत सुंदर कारपेट बनाया होता है ना, पानी पे एकदम बहुत सुंदर। तो उससे पहले क्या होता है, वो चलते हैं पानी पे, तो वो लगता है पानी है नीचे, बट वो पानी नहीं होता, वो कुछ मतलब शिलाई होती है, उस टाइम का ग्लास समझ लीजिए। तो जब ये एक्चुअल में पानी होता है और इसके ऊपर फ्लावर से क्या बनाया जा सकता है, कारपेट बनाया हुआ है। तो इधर खड़ी होती हैं हमारी द्रौपदी जी ऊपर, ठीक, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे दुर्योधन जी घूमते हुए आते हैं और घूमते 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 कहते हैं हाँ ये तो कुछ नहीं है। और क्या होता है, साइड में वो जो वो नहीं होती मेड, वो आती है, बोलती है अरे महाराज कहाँ जा रहे हो, आगे पानी है। कहते हैं अच्छा मुझे बेवकूफ़ बनाती है, चल भाग यहाँ से। तो वो क्या करता है, सीधा जाता है और उसमें गुबड़ देनी, डूब जाता है, गिर जाता है, मतलब ऊपर से वो हंसती है हा इस अंधे का पुत्र अंधा। लड़ाई तो वहीं से शुरू हुई हमारी। महाभारत की जो नींव की, जो महाभारत की जो लड़ाई की नींव थी वो उपहास से ही शुरू हुई थी। तो याद रखें, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है, उपहास कहलाती है। क्लियर? तो इसलिए मेरे को एग्जाम्पल बताना पड़ा, ताकि आप उसको ऐसे एग्जाम्पल ना हमारी क्या ना मस्तिष्क पटल पे एकदम छप जाते हैं, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कबूतर कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या व्यक्तिवाचक है? बहुत सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पर जो कबूतर शब्द दिया है, क्या यहाँ पर कबूतर के बारे में कोई नेम स्पेसिफिक है क्या? क्लियर?
तो देखिए यहाँ पर भाववाचक तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई जीव दिया हुआ है, ठीक है। समूहवाचक भी नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे एक ही जीव दिया हुआ है इसलिए समूहवाचक। अब दो बचे, जातिवाचक और भाववाचक। तो हमेशा मैं आपको बताता हूँ, आप तुरंत छाटिएगा कि सिर्फ यहाँ पे आपको कबूतर दिया है, कबूतर का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ठीक है। जैसे ओ मसक कली है, राइट। तो इस तरह के कबूतरों के नाम होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इस तरह के जब नाम आएंगे तो वो आपका कहलाएगा व्यक्तिवाचक, पर अगर नाम नहीं है तो आपका वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक। सिंपल। चलिए बहुत बढ़िया, अगला बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45, वह नेता विधायक है, रेखांकित पद कौन सा विशेषण प्रकार है? जी बताइए। यहाँ पे रेखांकित इसको करना था, माफ कीजिएगा, हीरा। तो वह नेता विधायक है, तो इसमें प्रकार कौन सा विशेषण है, राइट। गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो देखिए परिमाण तो आपका मेजरमेंट से रिलेटेड होता है, संख्यावाचक आपका नंबर से रिलेटेड होता है, और गुणवाचक मतलब विधायक जी का गुण है क्या यहाँ पे, कुछ नहीं है ना। तो क्लियर क्या है हमारा आंसर, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं जब उस व्यक्ति को बिल्कुल एकदम डायरेक्ट बताया जाता है, तो वो आपका सार्वनामिक विशेषण कहते हैं कि वह नेता है ना, वह पुस्तक, यह किताब। क्लियर। तो जब एकदम श्योर होके जब आप सामने बताते हैं तो आपका क्या लगेगा, सार्वनामिक विशेषण। अगला बढ़े, चलो बढ़ते हैं अगला। कहता है संयोग शब्द का संधि विच्छेद करो। अरे बाबा ये तो बहुत आसान दे दिया, संयोग में तो आपको पहले बताया ही था। देखो बच्चे तुरंत आंसर कर देंगे, राइट। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला रहते हैं प्रश्न नंबर 47, नाव में नदी है, इस वाक्य में किस वाक्य गुण का अभाव है? नाव में नदी है, आकांक्षा, क्रम, योग्यता या आसक्ति। प्रश्न नंबर 47 जल्दी से बताइए। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक गड़बड़ हो रही है, किसकी, सेंटेंस फॉर्मेशन की। नदी में नाव है, ये ठीक होता, तो यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा क्या है, जो सेंटेंस का है वो ऑर्डर गड़बड़ है, तो यानी कि क्रम गड़बड़ है, ठीक है। आकांक्षा की कोई यहाँ पे बात है नहीं, योग्यता की भी कोई बात नहीं है, आसक्ति तो दूर दूर तक नहीं। आसक्ति का मतलब क्या होता है भाई, प्रेम, ठीक है, स्नेह, ठीक है। अगला बढ़े, चलो प्रश्न नंबर 48 आ गया। क्या कह रहा है, जब, एक सेकंड, ये क्या हो गया भैया, हाँ, जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहां क्या लगाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, पेपर में आया हुआ है, पीजीटी वाले ग्रुप में पूछा गया था, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा, सार्थक और दूसरा निरर्थक, तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं बीच में? बहुत 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 इजी प्रश्न है। अगर मैं इसको अभी डिटेल में बताऊंगा ना तो अभी सारे लोग एकदम लाइन से लगाते हुए आंसर दे देंगे। देखिए दो तरह के शब्द बोले जाते हैं, एक तो होगा जो कि सार्थक होगा और दूसरा जो का कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे कि हमने बोला, अरे रोटी वोटी ले आओ यार, अरे चाय बाय पिलाओ यार, राइट, ठीक है। तो जब एक सार्थक शब्द है दूसरा निरर्थक शब्द है तो उनके बीच में क्या लगाया जाएगा, उनको शब्दों को जोड़ने के लिए क्या लगाया जाएगा? उदाहरण मैंने आपको बताया था, कोमा, योजक आपको पता ही है, ये योजक ही है, प्रश्न आपको पता ही है, विस्मय आदि आपको पता ही है, क्लियर। तो कौन सा लगाएंगे, जैसे हमने बोला रोटी वोटी, तो इसके बीच में क्या लगाओगे, कौन सा लगाओगे, योजक चिन्ह लगाओगे, क्लियर। इजी प्रश्न था, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे बच्चे। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49, आंखों का पानी ढलकना। भैया आंखों का पानी ढलक गया है जी, आंखों का पानी ढलकना। अत्यंत प्रिय होना, यह तो होगा ही नहीं, पानी कैसे ढलक जाएगा। बेशर्म बन जाना, अक्ल आ जाना, धोखा देना, ठीक है। तो अकल आ जाने का भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पानी ढलक रहा है आंखों का, यानी आंखों में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। आंखों का पानी उतर जाना, बहुत तरह तरह के लगे हैं, तो ये इसको आप ऐसे समझिए, बेशर्म बन जाना, राइट।
आपको पता होगा जो नेतागण होते हैं वो आते हैं चुनाव से पहले, नमस्ते करेंगे, पैरों में गिरेंगे, मालाएं पहनाएंगे, जो अलग अलग चुनावी वादे करेंगे। उसके बाद क्या होता है, पद में आने के बाद उनकी आंखों का पानी ढलक जाता है। वो नहीं तो सड़कें बनवाएंगे, ना वो आपकी गली में कभी आएंगे, राइट। क्योंकि वो कहते हैं भैया हमको तो मंत्री बना के आपने भेजा, हम तो बैठेंगे अपना एसी वाले चैम्बर में, आप मरो सड़क पर। पानी की, बिजली की, सड़क की परेशानी आप झेलो। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5050। सावन हरे न भादो सूखे। ठीक, सावन हरे न भादो सूखे, क्या होगा इसका सही आंसर? सावन हरे न भादो सूखे, यानी कि सावन में हरापन होता है। जैसे कि आपको पता है अभी सावन का महीना चल रहा है। पवन करे शोर, शोर नहीं, क्या करे, शोर। ठीक है, तो सावन हरे न भादो सूखे, तो सावन हरे होते हैं और भादो में सूखा नहीं पड़ता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, सदैव एक मानसिक स्थिति में होना, सदैव सुखी रहना, सदैव प्रसन्न रहना, सुख दुख का भेद न जानना। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए लिख लीजिए, यही आता है आंसर। पेपर में आता है, एज इट इज पूछ लेते हैं बेटा। ठीक है, आपको जो भी प्रश्न कराता हूँ मैं ध्यान बताता हूँ आपको, हमेशा जो मेरा उद्देश्य होता है कि आपको कराता हूँ ऐसे प्रश्न जो कि कहीं ना कहीं जरूर प्रश्न पूछे गए हों अलग अलग परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं हमारी लिसनिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी श्रुतलेख, तो जल्दी से तैयार हो जाइए श्रुतलेख का जवाब देने के लिए। तो पहला शब्द है आपका दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? दुर्भिक्ष ऐसे लिखते हैं। हिंदी में कैसे लिखते हैं वो आप लिखेंगे। चलिए मेरे साथ साथ लिखते रहिए, दुर्भिक्ष। ठीक है, दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का मतलब जानते हैं? अकाल। ठीक है, सूखा। क्लियर? अगला पढ़े। अगला शब्द है कुछ ऐसा शब्द जो कि कुछ बच्चों ने सुना हो और बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना हो, क्योंकि पेपर में वही पूछता है। अगला शब्द है हाँ, अभ्यागत। अभ्यागत, अभ्यागत। हिंदी में कैसे लिखेंगे? अभ्यागत, अभ्यागत। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे बच्चे आ लगा देते हैं और यही गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये आ नहीं आता है, ये आ ही आएगा। क्लियर? चलिए अगला 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 जल्दी 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 जल्दी। हाँ, अगला शब्द है स्वेच्छेचार। स्वेच्छाचार, स्वेच्छाचार, स्वेच्छा, स्वेच्छाचार। क्लियर? तो स्वेच्छाचार क्या होता है? तो पहले आप स्वेच्छा लिख लीजिए। लिख लिया? सिंपल है। जब आप स्वेच्छा लिख लेंगे तो सिंपल है। जब यहाँ तक आप पहुंच गए तो आप चार तो लिख ही लोगे भाई। क्लियर? स्वेच्छाचार, स्वेच्छाचार इसका मतलब होता है अतिचार, असंयम, उल्लंघन। क्लियर? अगला बढ़ रहेंगे। अगला 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 प्रश्न है, अगला शब्द है, ध्यान से सुनिए। अगला शब्द है लिप्यंकन। लिप्यंकन हिंदी में बताइए कैसे लिखेंगे? लिप्यंकन, लिप्यंकन लिख दो। चलो, लिप्यंकन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि किसी चीज को सीरियल वाइज सीरियल करना है ना, अंक क्या हिंदी में बोलेंगे, सॉरी, अंकन करना है ना, सीरियल करना, लिप्यंकन। क्लियर? बहुत अलग अलग शब्द आते हैं।
अगला देखेंगे कोपल, कोपल। इंग्लिश में कोपल ऐसे है और हिंदी में कोपल कैसे है? कोपल। को यहाँ पे ना की साउंड आएगी, राइट। कोपल, कोपल बहुत अच्छा शब्द है। अंकुर बोलते हैं ना, जो बीज डालते हैं आप, कहते ना कि नए नए कोपल उठाई हैं। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना घर वालों का ध्यान रखिए और वीडियोस देखते रहिए। सारी चैनल की अलग जो भी आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, उनको फोकस बना के अपने मिशन पे ध्यान रखिए कि आपका क्या मिशन है, KVS में सफलता। ठीक है, इस बार करना है, आग लगा देनी है एग्जाम में, फोड़ देना एग्जाम को। ठीक है, चलो अगली बार दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना घर वालों को ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।